गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 34 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों पर प्लेलिस्ट बना रखी है। इस टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन सभी टेस्ट का रिवीजन करते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिक पर्यावरण का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारकों से मिलकर होता है? वायु, प्रकाश, तापमान, जल, मृदा। भौतिक पर्यावरण का निर्माण होता है मृदा से मिलकर, जल से, प्रकाश से, तापमान से, वायु से, सभी से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 4 तक इसको कर लेते हैं 5, यहाँ कॉमा डाल के 4 डाल देते हैं। नंबर 2 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका विस्तार धरातल से लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इसमें वायुमंडल की 90% से अधिक गैस पाई जाती है। 90% से अधिक या 50% से? ठीक है, क्षोभ मंडल में पाई जाएगी 90% से अधिक गैस, सही है। और किस मंडल में पाई जाएगी? दूसरा भी सही है। सबसे निचला क्षोभ मंडल, या बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, ये समताप मंडल। तो सारे के सारे करेक्ट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसका विस्तार धरातल से लगभग 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और इसमें वायुमंडल की 90% से भी अधिक गैस रहती है। सामान्यतः क्षोभ सीमा तक ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता जाता है। ठीक है, जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह है। आयन मंडल के संदर्भ में विचार करना, 3 स्टेटमेंट के साथ बताना कौन सा करेक्ट है। देखिए, यह तापमंडल का ही एक भाग है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नहीं, विद्युत आवेशित, ठीक है, वो विद्युत चुंबकीय हो गए वो, तो फिर पाए जाते हैं, लेकिन करेक्ट है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं आती, वृद्धि होती है, ये गलत है। आयन मंडल जो है तापमंडल का ही एक अंग है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, जहाँ 2 है वो नहीं होगा। तो देखिए, आयन मंडल जो है तापमंडल का ही एक भाग है जो लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। और समताप मंडल के अतिरिक्त आयन मंडल ही वह संकेंद्रीय कवच है जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन के संचालन हेतु आयन मंडल उत्तरदायी है और आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर ही वापस लौटती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है जो उत्तर ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के रूप में होता है। तो करेक्ट हो गए दोनों। देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इसका विस्तार 400 किलोमीटर की ऊंचाई से परे है और यहाँ वायु अत्यंत विरल होती है, इसको भी याद रखिएगा। नंबर 5 पर आ जाइए, वायुमंडल में उपलब्ध जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलवाष्प जो है वो जलीय चक्र को नियंत्रित करता है। जलवाष्प जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवन निर्वाह को प्रभावित करता है। जलवाष्प धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है। सारे करेक्ट हैं ये। तो जलवाष्प जो है जलीय तंत्र को नियंत्रित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय एवं स्थलीय दोनों पारिस्थितिक तंत्र में जीवन प्रभावित होता है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। साथ ही जलवाष्प धरातल से अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो तीसरा भी करेक्ट हो गया। नंबर 6 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, जलाशयों में ऑक्सीजन पादप प्लवकों तथा अन्य जीव जंतुओं या जीवों की वृद्धि हेतु सीमाकारी कारक है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अघुलनशील होती है। क्या? देखिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील है, अत्यंत घुलनशील है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक घुलनशील गैस है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पादप प्लवक
यानी फाइटोप्लैंक्टन झील के तलछट में रहते हैं और जो नितलस्थ जीव होते हैं वो झील या जल की प्रकाशिक सतह पर रहते हैं। कौन सा करेक्ट है? देखिए, इन फाइटोप्लैंक्टन को ही तो मछलियाँ खाती हैं। ये झील की तलछट में नहीं रहते, प्रकाशिक सतह पर रहते हैं। जो नितलस्थ जीव होते हैं वो रहते हैं झील की तलछट पे। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट है, वरना गलत है दोनों। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक ये जल की प्रकाशिक सतह पर पाए जाते हैं, जबकि निथलस्थ यानी वैंथिक जो जीव होते हैं वो जल मतलब झील की तलछट में पाए जाते हैं, नीचे। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक तापांतर या तापमान को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, ऊंचाई, स्थलाकृति, ढलान। देखिए, ढलान भी है। स्थलाकृति हिली एरिया की पहाड़ी होती है, प्लेन एरिया की प्लेन होती है, तो ये भी हो गए। पहाड़ों पे तापमान कम होता है, ठीक है, प्लेन में अधिक होता है या नॉर्मल होता है। ऊंचाई भी है, अक्षांश भी है। यहाँ देशांतर होता ना तो वो गलत हो जाता, ठीक है। अक्षांश प्रभावित करता है, देशांतर नहीं। ऊंचाई भी, स्थलाकृति, ढलान, सारे के सारे हो गए तो डी हो गया। तो अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई, स्थलाकृति, इसके अलावा वनस्पति भी, ढलान भी, ये सारे तापांतर या तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तापमान पौधे के लिए उद्दीपन का कार्य करता है, साथ ही उनकी वृद्धि का समय भी निर्धारित करता है। अच्छा, तापकालिता से क्या आशय है? किसको कहते हैं तापकालिता? तापकालिता से तात्पर्य है दिन रात के तापक्रम के अंतर से। तो देखिए, तापकालिता यानी थर्मोपेरियोडिज्म का आशय है दिन रात के तापक्रम में अंतर से। तापकालिता कुछ पौधों के लिए अनुकूल वृद्धि के लिए आवश्यक है, जैसे कि ठंडे वातावरण में जो है कुछ पौधों में बीजों के जैसे ठंडा वातावरण जो है कुछ पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है, तथा कुछ पौधों में यह पुष्पण को प्रेरित करता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असमतापी प्राणी नहीं है? मतलब वो समतापी होगा। तो मनुष्य एक समतापी प्राणी है, ये मगरमच्छ, मेढक, छिपकली, ये सब असमतापी प्राणी है। तो असमतापी प्राणी अर्थात शीत रक्त प्राणी, यानी जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के समान होता है। मेढक, सांप आदि असमतापी जीव हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण से नियंत्रित होता है। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, मछली भी शीत रक्त प्राणी हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो वातावरण के तापमान के साथ वो अपने शरीर का तापमान बदल लेते हैं, लेकिन मनुष्य तो है नहीं। मनुष्य का तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हिमाचल में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, यही रहेगा। इसी चक्कर में तबीयत खराब हो जाती है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वह बल जिससे कि मृदा जल के साथ संलग्न या बंधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिमाणित किया जाता है यह है जल विभव, ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त कथन जो है जल विभव को परिभाषित करता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। मृदा की ऊर्ध्वाधर स्तरीय संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका निर्माण अपक्षय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव तथा खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये प्रश्न केवल ना केवल स्टेट पीसीएस के लिए बल्कि यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मृदा की ऊर्ध्वाधर संरचना मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इसका निर्माण जो है अपक्षय प्रक्रिया, कार्बनिक पदार्थों के जमाव और खनिज पदार्थों के रिसने से होता है। देखिए, मृदा में रेत हो गया, गाद हो गई, चिकनी मिट्टी होती है, जिसके साथ वायु तथा नमी मिश्रित रहती है। और मृदा के अभिलक्षण उसमें पाए जाने वाली छिद्र गुहिकाओं तथा उसके कण आकार पर निर्भर होते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आकार जो है वो सबसे छोटा होता है? परिष्कृत बालू, अपरिष्कृत बालू, गाद या मृत्तिका? इसमें मृत्तिका सबसे छोटी है। तो यह है खनिज कणों के आकार और यह है मृदा के प्रकार। मृत्तिका की जो है वो है 0.002 मिलीमीटर से भी छोटी।
इसमें सबसे ज़्यादा आकार होता है अपरिष्कृत बालू का 0.2 से 2 मिलीमीटर तक। नंबर 14 पर आ जाइए। आदि मानव द्वारा आग का प्रयोग किया जाता था शिकार को बढ़ावा देने के लिए, जंगलों में दृश्यता को बढ़ाने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए। कौन सा सही है? शिकार को बढ़ावा देने, जंगल में दृश्यता देखने के लिए, चारा प्रदान करने के लिए आग का आविष्कार, ये भी सही है सभी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने से तापमान में कमी होती है। मरुस्थल में प्रायः जल की कमी होती है जिससे पौधे जल्दी नहीं बढ़ते। गहरे जलाशयों और झीलों में फास्फोरस की कमी होती है जिससे पादप प्लवकों की वृद्धि रुक जाती है, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि रुक जाती है। और लंबे वेतान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय शंकु वनों के लक्षण हैं। देखिए, लंबे वेतान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के लक्षण हैं, शंकु वनों के नहीं। गलत है डी वाला विकल्प। तो लंबे वेतान वाले पौधे तथा जीवों की अनेक जातियों की उपलब्धता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या सदा हरित वन या सदाबहार वनों के लक्षण हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक पिरामिड नहीं है? संख्या का पिरामिड, जयभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, महासागर का पिरामिड। पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी है, पिरामिड ऑफ नंबर्स भी है। महासागर का पिरामिड नहीं होता। ठीक है। पिरामिड कितने प्रकार के? पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, जयभार का पिरामिड। तो पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारितंत्र में पोषण स्तरों का आलेख या निरूपण है। इनकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। 3 प्रकार के होते हैं ये, संख्या का पिरामिड, जयभार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ऊर्जा का पिरामिड का आशय प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा से है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सही है क्या? ये चीज़ कई बार बताइए। ऑलवेज अपराइट डायरेक्शन में होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो करेक्ट है दोनों के स्टेटमेंट ये। ऊर्जा का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे किलो कैलोरी या एकांक क्षेत्र या एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। देखिए, एक ऊर्जा पिरामिड ऊष्मा गतिकी के नियम को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा का निरूपण प्रत्येक पोषण स्तर पर रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। साथ ही प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है और इस तरह ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ऊष्मागतिकी के नियम से किस पिरामिड को संबद्ध किया जाता है? किसी पिरामिड को नहीं, एक पिरामिड को तो संबद्ध किया जाता है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। तो देखिए, भोजन की उत्पादन दर या उत्पादकता, जो कि मुख्य अभिलाक्षणिक गुणों को निरूपित करती है, ऊर्जा पिरामिड द्वारा प्रदर्शित होती है। और ऊष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा पिरामिड को संबद्ध किया जाता है और यही वो ऊर्जा का पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है। बात करें जयभार के पिरामिड और संख्या के पिरामिड की, तो ऊर्ध्वाधर होते हैं वो। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को रूपांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। स्वांगीकरण दक्षता, प्रकाश संश्लेषण दक्षता, सकल उत्पादन दक्षता या पारिस्थितिक दक्षता। पारिस्थितिक दक्षता। तो पारितंत्र में निचले स्तर पर प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता कहलाता है। पारिस्थितिक दक्षता को सबसे पहले लिंडनमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में परिभाषित किया था, जिसे 10% का नियम भी कहा जाता है और इसी पारिस्थितिक दक्षता को पोषण स्तर दक्षता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, विनाइट्रीकरण या अमोनीकरण। बड़े प्रश्न बनते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसका उत्तर है नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे हम नाइट्रीकरण को, उसके बाद विनाइट्रीकरण को, फिर अमोनीकरण को भी। देखिए, नाइट्रीकरण के अंतर्गत अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस नामक जीवाणुओं के द्वारा क्रमशः नाइट्रोसोमोनास नाइट्रेट में, नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। और मृदा में पाए जाने वाला एक अन्य जीवाणु जिसका नाम है
नाइट्रोबैक्टर वो भी नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। अगर बात करें हम अमोनीकरण की, तो अमोनीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया द्वारा फिर से पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन करते हैं, जिसको अमोनीकरण कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल आदि का बैक्टीरिया द्वारा पुनः अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तन अमोनीकरण है। और बात करें विनाइट्रीकरण की, तो नाइट्रेट का पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। तो नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण ये इंपॉर्टेंट है। घुमा फिराकर प्रश्न जो है वो इन्हीं से बनते हैं। तो 20 प्रश्न थे ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिए, और बीपीएससी वाले भी करते रहिए, क्योंकि जीएस सभी की लगभग सेम होती है। अलग होता है तो थोड़ा अपने अपने स्टेट का कल्चर